दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 18। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो जो है इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको ले रहे हैं। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो आप जानते भी हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, यानी WC बनर्जी। और इसकी स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम का पूरा अर्थ होता है, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये एक सिविल सेवा रिटायर्ड अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता यानी द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा था। और इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किया, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। और तिलक के क्रांतिकारी विचारों के कारण वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? ऑप्शन है राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या ऊधम सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय पंजाब के महत्वपूर्ण नेता थे और इन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे। पंजाब में 1906 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ और सरकार ने रावलपिंडी में आंदोलन को कुचलने की दृष्टि से सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी थी और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड विलिंगटन, बंबई में 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन यानी 31st अधिवेशन, इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था और इस अधिवेशन का आयोजन 1915 में बंबई में किया गया था। इस समय वह बंबई का गवर्नर था और उन्होंने 1931 से 1936 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया था। और इसके कार्यकाल में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन लॉर्ड विलिंगटन जो है, इसमें उसने 1915 के बंबई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों, कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1938 में की थी और ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। दूसरी बार वे पुनः 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था और पराजय के बाद गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी या सरदार पटेल। तो सही उत्तर है JB कृपलानी। दोस्तों, आचार्य JB कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका वास्तविक नाम जीवट राम भगवान दास था। उन्होंने विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और कृषक मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। तो याद रखिएगा, जीवट राम भगवान दास कृपलानी जो है ये JB कृपलानी थे और
भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की रणनीति क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते भी होंगे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के जो आंदोलन की प्रकृति थी वो राजवाम बंध थी। देखिए, राजवाम बंध पद्धति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की प्रमुख रणनीति थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक चरित्र उजागर हुआ और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की जो रणनीति थी वो राजवाम बंध थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों, केसरी जो पत्र था उसमें वर्णित लेखों के फलस्वरूप बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 24 जून 1908 को 6 वर्ष का कारावास देकर मांडले जेल बर्मा में कैद कर दिया गया। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी जेल में अपने कारावास के समय तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की थी और मांडले जेल बर्मा में स्थित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में। तो दोस्तों, वर्ष 1916 के लखनऊ के आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, 1916 में तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का जो है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था और इसी के कार्यकाल के समय में, इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर वायसराय डफरिन ने कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1986 में किसने अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या जॉर्ज यूले। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज था जिसने 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 और 1902 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और लाला लाजपत राय एक बार 1920 के विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख या कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य। दोस्तों, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य विवाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित हुआ और इसी विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी की थी।
तो याद रखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण या जेपी। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का आह्वान किया था और 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम.एन. राय या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे और 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। अगला प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। दोस्तों देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था वो कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। इसका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को बंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी या एम.के. गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों, पूना समझौता आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन इस समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग की ओर से और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू जाति की ओर से हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकारा। इसके साथ ही दलितों के लिए सुरक्षित 71 स्थानों को बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, पूना समझौता जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, इसमें गांधी जी की ओर से या हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौता या पूना पैक्ट का संबंध किससे था? तो सही उत्तर है संवैधानिक प्रगति से। दोस्तों, पूना समझौता जो है ये दलित वर्गों से संबंधित है एक तरह से, और इसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। तो ये दलित वर्ग से संबंधित संवैधानिक प्रगति से इसका संबंध हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये दलित वर्ग को प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। दोस्तों, दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्गों के संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और इसके अलावा इन्होंने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ की भी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग घटना के समय या दिल्ली के दंगों के समय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय। दोस्तों देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 के द्वारा मुसलमान और सिखों के अतिरिक्त अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया, लेकिन गांधी जी ने इस पंचाट के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा सेंट्रल जेल में प्रथम आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के विरोध में पहली बार जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में पहली बार आमरण अनशन किया था।
अब आइए देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 7 अगस्त 1905। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते भी हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीयों के विरोध के बावजूद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था। इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ, पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए, बंग भंग के विरोध में या बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस लिए? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन के लिए जो ब्रिटिश वायसराय की नीति थी, प्रशासनिक सुविधा को कहा गया था, लेकिन ये वास्तव में बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए किया गया था। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति भी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। इसके समय काल में ही बंगाल विभाजन किया गया और विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सर एंड्रू फ्रेजर, एच रिजले, बोड्रिक या एटी अरुंडेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर एंड्रू फ्रेजर। दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर जो है बंगाल के एक सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को और पश्चिमी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक था और ये बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई या चिंतामणि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्लई ने। दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया और बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का प्रचार बंबई और पुणे में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में और सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में किया था। तो याद रखिएगा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। दोस्तों, कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बंगला पत्रिका संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से सभी को संबंध तोड़ लेने चाहिए और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन को मिली और 1907 से 1908 के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता, जिसमें अश्वनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र शामिल थे, निर्वासित कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे किससे? तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन से। दोस्तों, H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े पत्रकार थे और इस समय डेली क्रॉनिकल, ग्लासगो हेराल्ड और मैनचेस्टर गार्जियन के लिए रिपोर्टिंग उन्होंने की थी। बाद में इन समस्त रिपोर्टों को संकलित कर उन्होंने द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनींद्र कुमार टैगोर ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में की थी और राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अवनींद्र नाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से अलग रहकर स्वदेशी चित्रकारी प्रारंभ की, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो आप जानते हैं बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। दोस्तों आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन उसी समय अपनाया गया। उस समय लोगों का जो है स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, सही है। आंदोलन ने बंगाल में के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वह इसमें शामिल हुए, सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है इसका आखिरी प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान सही सुमेलित है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी सही है। अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन ये आपका सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन द्वारा नहीं बल्कि 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था और फरींजी आंदोलन ये शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया। तो सही उत्तर है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई और मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।